देखिए, रोज दुकान पर क्यूआर कोड स्कैन करके पे का बटन दबाना कितना आसान लगता है ना? एकदम सीमलेस। पर कभी ध्यान दिया है कि फोन की स्क्रीन के उस पार आखिर चल क्या रहा है? एक बेहद कॉम्प्लेक्स और बिल्कुल अदृश्य यानी इनविजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार काम कर रहा है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी हिडन आर्किटेक्चर के जादू को डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना कि क्यूआर कोड स्कैन करने और वो फाइनल पेमेंट सक्सेसफुल वाली आवाज आने के बीच के उन 2 सेकंड्स में एक्चुअली होता क्या है? ऊपर से देखने में लगता है कि बस एक ऐप ने दूसरे ऐप को एक छोटा सा मैसेज भेज दिया, पर रियलिटी में बैकग्राउंड में एक विशाल नेटवर्क और कई टेक्निकल प्रोसेसेस एक साथ दौड़ रही होती हैं। मतलब किसी साईफाई मूवी से कम नहीं है ये सब। इस इनविजिबल काम का जो स्केल है वो सच में हैरान कर देने वाला है। तो इस चर्चा को हम 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, पेमेंट की प्रक्रिया। दूसरा, असली इंजन यानी बैंक्स और एनपीसीआई। तीसरा, सिक्योरिटी और टेक्निकल आर्किटेक्चर। चौथा, तुरंत एक्शन और बाद में सेटलमेंट। और आखिर में बढ़ता हुआ इकोसिस्टम। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हिस्सा 1 पर, पेमेंट की प्रक्रिया। आखिर एक ट्रांजैक्शन की शुरुआत होती कैसे है? या ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। अक्सर लगता है कि गूगल पे, फोन पे या पेटीएम जैसे ऐप्स किसी डिजिटल वॉल्ट या लॉकर की तरह काम करते हैं जहां हमारा फंड स्टोर होता है। पर सच्चाई इससे बिल्कुल बिल्कुल अलग है। हकीकत यह है कि पैसा हमेशा बैंक में ही रहता है। ये ऐप्स ये सिर्फ इंटरफेसेस हैं। असल में मनी मूवमेंट स्ट्रिक्टली बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के बीच ही होता है। ये थर्ड पार्टी ऐप्स बस एक दरवाजा हैं जो बैंक से कनेक्ट करने में मदद करते हैं। वो पैसे को कभी छूते तक नहीं है। अब सोचने वाली बात है कि अगर अकाउंट नंबर हिडन रहता है तो पेमेंट होती कैसे है? यहां काम आता है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, जिसे हम वीपीए कहते हैं। जैसे कि rahul@OKICICI बैंक। ये एक ऐसी सिक्योर आईडी है जो बैकएंड में बैंक अकाउंट, आईएफएससी कोड और आइडेंटिटी को मैप करती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि सेंसिटिव बैंक डिटेल्स पूरी तरह से छुपी रहती हैं। किसी को लंबा चौड़ा अकाउंट नंबर याद रखने की जरूरत ही नहीं है। अब पेमेंट शुरू करने के बेसिकली 2 मेन तरीके होते हैं। पहला है पुश ट्रांजैक्शन, जहां पेमेंट खुद इनिशिएट की जाती है, जैसे किसी दोस्त को पैसे भेजना या दुकान पर स्कैन करके पे करना। और दूसरा है पुल ट्रांजैक्शन, जहां रिसीवर सामने से पैसे मांगता है, जैसे अमेज़न या कोई ऑनलाइन मर्चेंट एक कलेक्ट रिक्वेस्ट भेजता है और बस पिन डालकर उसे अप्रूव किया जाता है। दोनों ही सूरतों में आगे का जो टेक्निकल फ्लो है वो लगभग एक जैसा ही होता है। आगे बढ़ते हैं हिस्सा 2 की तरफ, असली इंजन, बैंक्स और एनपीसीआई। तो 1 से 5 सेकंड्स की ट्रांजैक्शन जर्नी में एग्जैक्ट क्या होता है, चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। स्टेप 1, ऐप भेजने वाले के बैंक को एक सिक्योर रिक्वेस्ट भेजता है। स्टेप 2, बैंक पिन वेरीफाई करके डेबिट अप्रूव करता है। स्टेप 3, यहां एंट्री होती है एनपीसीआई की, जो इस अप्रूवल को रिसीवर के बैंक तक राउट करता है। और आखिर में स्टेप 4, रिसीवर का बैंक अकाउंट में पैसे क्रेडिट कर देता है और सक्सेस मैसेज वापस भेजता है। ये पूरा प्रोसेस लिटरली पलक झपकते ही हो जाता है। इस पूरे इकोसिस्टम में ना कई कड़ियां जुड़ी हैं। एक तरफ पीएसपी यानी पेमेंट ऐप है, जैसे फोन पे। फिर भेजने वाले का बैंक है, मान लीजिए एसबीआई। प्राप्त करने वाले का बैंक, जैसे आईसीआईसीआई। इनके बीच में स्विच का काम करता है एनपीसीआई, और इन सभी पर निगरानी रखता है हमारा रेगुलेटर, जो कि आरबीआई है। हर पार्टिसिपेंट का अपना एक तय और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इस इकोसिस्टम का दिल है एनपीसीआई का यूपीआई स्विच। और ये बात याद रखना बहुत जरूरी है कि ये स्विच कोई बैंक वॉल्ट नहीं है जहां पैसे रखे जाते हैं। इसे एक ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह समझिए। इसका काम है ट्रांजैक्शंस को सही बैंक तक राउट करना, डुप्लीकेट पेमेंट्स को रोकना, और अगर कोई बैंक सर्वर डाउन हो तो टाइम आउट्स हैंडल करना। बिना इस ट्रैफिक कंट्रोलर के ये रियल टाइम नेटवर्क 1 सेकंड भी काम नहीं कर सकता। अब आते हैं हिस्सा 3 पर, सिक्योरिटी और टेक्निकल आर्किटेक्चर। ये पूरा आर्किटेक्चर मल्टी लेयर सिक्योरिटी से बना है। देखिए, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में मोबाइल डिवाइस और यूपीआई पिन दोनों का होना जरूरी है। यानी डिवाइस बाइंडिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि कोई आसानी से अकाउंट हाईजैक कर ही नहीं सकता। फिर आती है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन, ताकि रास्ते में सारा डेटा एकदम सेफ रहे। साथ ही टोकनाइजेशन, जिससे रियल अकाउंट नंबर कभी एक्सपोज नहीं होता। और आखिर में है बैंक रिस्क इंजन्स, जो रियल टाइम में फ्रॉड और अजीब बिहेवियर को तुरंत डिटेक्ट करके रोक लेते हैं। यहां एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है कि क्या इन ऐप्स के पास हमारा पिन सेफ है? तो इसका जवाब है कि यूपीआई पिन वेरिफिकेशन बिल्कुल क्रिप्टोग्राफिक होता है।
फोन का ऐप कभी भी पिन स्टोर नहीं करता। टाइप किया गया पिन लोकली एन्क्रिप्ट होकर सीधे बैंक के हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉड्यूल्स यानी HSMs में जाता है वैलिडेशन के लिए। मतलब ये सेफ्टी पूरी तरह से हार्डवेयर लेवल पर एम्बेडेड होती है। खैर, कभी-कभी पेमेंट फेल भी हो जाती है ना? अगर बैंक का सर्वर डाउन है तो टाइम आउट एरर आ जाता है। अगर NPCI नेटवर्क पर बहुत लोड है तो राउटिंग इशू दिखता है। गलत पिन डालने पर ऑथेंटिकेशन फेल और बैलेंस ना होने पर इनसफिशिएंट फंड्स। लेकिन इसमें घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। इन सब के पीछे एक ऑटो रिवर्सल और रिकंसिलेशन सिस्टम लगातार काम कर रहा होता है। अगर अकाउंट से पैसे कट गए और आगे नहीं पहुंचे तो सिस्टम खुद ही कुछ ही सेकंड्स या मिनट्स में ऑटोमेटिक रिफंड कर देता है। अब चलते हैं हिस्सा 4 पर, तुरंत एक्शन बाद में सेटलमेंट। ये कॉन्सेप्ट ना इस सिस्टम का सबसे बड़ा राज खोलता है। स्क्रीन पर जो दिखता है वो इंस्टेंट है। पेमेंट हुई, सक्सेस मैसेज आ गया, दोनों के बैंक बैलेंसेस ऐप में तुरंत अपडेट हो गए। लेकिन डिफर्ड नेट सेटलमेंट का मतलब है कि बैंक्स के बीच एक्चुअली में पैसे का लेन देन उसी वक्त नहीं होता। असली इंटरबैंक मनी मूवमेंट बाद में RBI के सिस्टम्स के जरिए पीरियोडिक बैचेस में होता है। मतलब ऑथराइजेशन तो इंस्टेंट है पर सेटलमेंट डिफर्ड होती है। ऐसे सुपरफास्ट ट्रांजैक्शंस को सेफ रखने के लिए एक और वाइटल कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं आइडेम्पोटेंसी। अब ये भले ही एक हैवी टेक्निकल टर्म लग रहा हो, पर इसका सीधा सा मतलब ये है कि हर सिंगल ट्रांजैक्शन को एक एकदम यूनिक आईडी मिलती है। ये इंश्योर करता है कि सिस्टम चाहे कितनी भी जल्दी में हो या कोई नेटवर्क ग्लिच आ जाए, किसी भी अकाउंट से गलती से 2 बार पैसे नहीं कटेंगे। असल में यही वो चमत्कार है जो इंस्टेंट होने के बावजूद इस सिस्टम को इतना सेफ बनाता है। और अब आखिरी हिस्सा, बढ़ता हुआ UPI इकोसिस्टम। ये कोर इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के बाद रुका नहीं है, बल्कि लगातार इवॉल्व और अडैप्ट कर रहा है। छोटे रिटेल और ऑफलाइन पेमेंट्स के लिए अब UPI लाइट आ गया है। नेटफ्लिक्स या म्यूचुअल फंड्स जैसी रिकरिंग पेमेंट्स के लिए UPI ऑटो पे है। और अब तो रुपे क्रेडिट कार्ड्स भी लिंक हो सकते हैं, जहां सेविंग अकाउंट की जगह डायरेक्ट क्रेडिट लाइन यूज होती है। यहां तक कि अब ये मैजिक सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। इंटरनेशनल UPI के जरिए ग्लोबल पेमेंट्स और रेमिटेंसेस भी रियलिटी बन चुके हैं। और इन सब के बीच जो नंबर्स निकल कर आते हैं वो सच में दिमाग हिला देने वाले हैं। हर महीने ये सिस्टम करोड़ों यानी बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस हैंडल करता है। इस मैसिव स्केल पर कंटिन्यूअसली हाईली अवेलेबल रहना, हर सेकंड फ्रॉड मॉनिटर करना और मिलीसेकंड में API कॉल्स मैनेज करना, ये कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग का अपने आप में एक लाजवाब नमूना है। तो इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा टेक अवे आखिर क्या है? असली जादू वो अच्छा दिखने वाला ऐप या उसकी चमकती स्क्रीन बिल्कुल नहीं है। असली जादू है ये रियल टाइम इंटरऑपरेटेबल बैंकिंग कम्युनिकेशन नेटवर्क। एक ऐसा नेटवर्क जो अलग अलग बैंक्स, सिस्टम्स और आइडेंटिटीज को एक साथ इंस्टेंट ऑथराइजेशन के लिए सीमलेसली जोड़ता है। आखिर में एक सवाल छोड़कर जाते हैं, करोड़ों रियल टाइम नोड्स जो हर वक्त एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं, क्या ये विशाल और अदृश्य डिस्ट्रीब्यूटेड इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले कल में पूरी दुनिया के ग्लोबल फाइनेंस का अल्टीमेट ब्लूप्रिंट बन जाएगा? इस चर्चा के माध्यम से हमने इस अदृश्य टेक्नोलॉजी को समझा जो आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अटूट हिस्सा है। उम्मीद है अब अगली बार जब भी कोई पेमेंट होगी तो उस 2 सेकंड के मैजिक को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखा जाएगा।